हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूथ पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल साइंस कैटेगरी से हमारा जो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हमने पाचन तंत्र का जनरल इंट्रोडक्शन, उसका ओवरव्यू, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। पाचन तंत्र के जो भाग थे लाइक एज आपके टीथ, बकल कैविटी, टंग्स, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था फेरेंस। इसके बाद में इस डाइजेस्टिव सिस्टम्स का जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल, उस एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है आपका स्टोमक, आमाशय। आमाशय पाचन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आमाशय आपका एक थैलीनुमा संरचना होता है, बिल्कुल जस्ट आपकी पॉलीथीन जैसा होता है, थैलीनुमा संरचना होती है। उस थैलीनुमा संरचना में आमाशय में ये भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक, 3 आवर टू 4 आवर, 3 आवर्स टू 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे तक भोजन जो है वो आमाशय में पड़ा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आमाशय में अगर भोजन पड़ा हुआ तो उसका पाचन नहीं होगा। वहां पर भी आमाशय में भोजन के कई घटकों का पाचन होता है। उनके पाचन के लिए आमाशय में बहुत सारे एंजाइम्स ऑलरेडी उसके अंदर, जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस आमाशय में जाकर के निकलता है उसमें पाए जाते हैं। आमाशय आपकी एक थैलीनुमा संरचना होता है। इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि आमाशय की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। तो आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है। कैसा स्ट्रक्चर है? थैलीनुमा संरचना है। तो ये 2 प्रकार का होता है। आमाशय जो होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? मनुष्यों में या मनुष्यों की भांति जो पाचन करने वाले जानवर होते हैं उनमें 3 कक्षक, 3 चैम्बर वाला, 3 कक्षक या 3 चैम्बर वाला होता है ये मनुष्यों में। और मनुष्य की भांति जो लोग पाचन करते हैं उनमें ये जो होता है वो कैसा होता है? 3 चैम्बर का होता है। तो ये 3 कक्षक वाला होता है। आमाशय की संरचना जो होती है वो थैलीनुमा होती है। कैसी होती है भाई? थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो थैलीनुमा होती है, मतलब बैग टाइप की होती है। ठीक है, बैग जैसी होती है। और भोजन जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी है ना, ग्रसनी, या जिसे हम आहार नली, फूड ट्यूब कहते हैं। एक होती है आहार नाल, वो अलग है ना, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल अलग होती है। एक होती है आहार नाल जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और एक होती है आपकी आहार नली जिसे हम फूड ट्यूब या ग्रसनी कहते हैं। ये ग्रसनी, आमाशय, ये आहार नाल का हिस्सा है। एलिमेंट्री कैनाल, पाचन तंत्र के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक तो आहार नाल और दूसरी आपकी पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाचक ग्रंथि आपकी 3 होती हैं। लीवर एक पाचक ग्रंथि है, अग्नाशय एक पाचक ग्रंथि है, लार ग्रंथियां जो होती हैं जो कि आपकी 3 होती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो हमारी पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, जिससे रोजाना लगभग 1.5 लीटर लार का क्या होता है? निष्कासन होता है। और लार के माध्यम से भोजन का पाचन होता है। लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, जिसे हम एमाइलेज एंजाइम के नाम से जानते हैं, और वो आपके भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो अगर प्रश्न इस तरीके से भी आए एग्जाम में कि सबसे पहले भोजन के किस घटक का पाचन होता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद में बाकी के पाचन शुरू होते हैं, और मुख से भोजन का पाचन स्टार्ट होता है और गुदा में जाकर के, एनस में जाकर के पाचन की क्रिया संपूर्ण होती है या संपन्न होती है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट होती है वहां पर। तो भोजन जैसे ही मुख गुहा में, बकल कैविटी में पाचन हो चुका उसके बाद में ग्रसनी में के माध्यम से, ग्रसनी जिसे हम आहार नली कहते हैं, फेरेंस कहते हैं, इसमें एक गति होती है क्रमानुकुंचन गति। तो क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से, ग्रसनी के माध्यम से भोजन को आमाशय में धकेला जाता है। आमाशय जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो मनुष्यों में पाए जाने वाला आमाशय, या मनुष्य की भांति जो पाचन करते हैं जानवर,
उनका जो आमाशय होता है वो 3 चैम्बर वाला होता है, 3 कक्षक वाला होता है। दूसरा जो आमाशय होता है, जो हम बात करते हैं जुगाली करने वाले जानवर, जुगाली करने वाले जानवर मतलब जिन्होंने जुगाली करने वाले जानवरों को अक्सर आपने देखा होगा, जो खाना खा लेते हैं, उस खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक उनका मुंह चलता रहता है। जुगाली करने वाले जानवरों में आपकी गाय भैंस आती हैं, है ना, गाय भैंस, ऊंट, ऊंट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कैमल। तो गाय भैंस या जो जानवर भोजन करने के बाद लगातार अपना मुंह चलाते रहते हैं, मतलब वो करते क्या है, भोजन को स्टोर कर लेते हैं अपने बड़े आमाशय में और फिर वापस उसको बाहर निकाल करके और फिर उसको ढंग से उसको चबाते हैं, जिसको बोलते हैं, सामान्य भाषा में कहा जाता है उसे जुगाली करना। तो जो जानवर मनुष्यों की भांति पाचन करते हैं उनका तो आमाशय 3 चैम्बर वाला होता है, लेकिन जो जानवर जुगाली करते हैं, खासकर गाय भैंस ऊंट, इनका जो आमाशय होता है वो 4 चैम्बर वाला, 4 कक्षक वाला होता है। क्लियर है? लेकिन एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता है, ये आपकी जानकारी के लिए था कि आमाशय कितने प्रकार का होता है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो एक तो आमाशय की संरचना, कि आमाशय की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आमाशय की संरचना होती है थैलीनुमा। कैसी होती है भाई? थैलीनुमा संरचना होती है इसकी। क्लियर है? चलिए, 2 प्रकार का आमाशय होता है, थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय में भोजन पाचन हेतु 3 से 4 घंटे तक उसके अंदर पड़ा रहता है। इसका बेनिफिट क्या है? देखो, आमाशय में काफी देर तक भोजन पड़ा रहता है ना, तो इसका बेनिफिट क्या है? जैसे आपने देखा होगा 2 तरीके से जब हमारे शरीर में पॉइजन एंटर करता है। एक तो मान लीजिए सांप ने हमें डस लिया है, तो सांप के डसने पर वो जो जहर होता है, पॉइजन होता है, वो डायरेक्ट हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनी होती है, उनमें इंजेक्ट होता है, उनमें उसको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे फिर मनुष्य के पूरे बॉडी सिस्टम पर उस विष का प्रभाव, जहर का जो प्रभाव है वो जल्दी ही फैल जाता है और व्यक्ति की जल्दी मौत हो जाती है। लेकिन जैसे कई व्यक्ति कुछ ऐसी जहरीली टैबलेट्स या कीटनाशक पी लेते हैं, तो वो काफी घंटों तक वो जीवित रहते हैं और उनके बचने के चांस ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने कीटनाशक पी लिया है, तो वो जो कीटनाशक होगा वो लगभग 1 घंटे तक उसके आमाशय में पड़ा रहेगा मिनिमम। तो अगर उसको समय रहते वॉमिटिंग करवा दी जाए, उल्टी करवा दी जाए, कुछ ऐसी टैबलेट दे करके या कुछ प्रोसेस अपना करके, तो उल्टी के माध्यम से वो जो पॉइजन होगा, कीटनाशक होगा, वो आमाशय से बाहर आ जाएगा, व्यक्ति बच जाएगा। दूसरी चीज होता क्या है कि अगर हम डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट करने की बजाय अगर हम उसको आमाशय के थ्रू या भोजन के थ्रू किसी जहर को ग्रहण करते हैं, तो जब उस पॉइजन का पाचन होता है तो उसकी टॉक्सिसिटी जो होती है ना, विषैलता, वो कम हो जाती है, तो वो व्यक्ति के लिए कम हानिकारक होता है। तो अगर हमने ऑरली कोई भी कीटनाशक या कोई भी जहर वाली चीजें ली हैं तो वो कम जहरीला होता है, लेकिन डायरेक्ट अगर जब हमें सांप डस लेता है तो वो ज्यादा जहरीला होता है, क्योंकि वो सीधा सीधा ब्लड में गया है इंजेक्ट होकर, और यहाँ तो डाइजेशन होकर के वो जब ब्लड में जाएगा तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, विषैलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है पाचन हेतु। आमाशय की संरचना थैलीनुमा होती है। आमाशय 2 प्रकार का होता है, मनुष्य और मनुष्य की भांति जो पाचन करते हैं जानवर, उनका आमाशय 3 चैम्बर वाला होता है, जबकि जो जानवर जुगाली करते हैं उनका आमाशय 4 चैम्बर वाला होता है। ठीक है, ये जो आमाशय होता है वो वक्ष गुहा, थोरोसिस, वक्ष गुहा का मतलब ये वाला हिस्सा, यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका वक्ष गुहा। ये वाला हिस्सा जो होता है ये वक्ष गुहा होता है, जिसे हम थोरोसिस कहते हैं। एक हड्डी पाई जाती है, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे वक्ष गुहा की चर्चा वहां आएगी, थोरोसिस की बात वहां आएगी, तो थोरोसिस की बात हम करेंगे आगे चल करके। तो यह वक्ष गुहा में फैली जे आकार की, हाँ भाई जे शेप की, तो ये शेप याद रखना, किस आकार की? जे आकार की इसकी संरचना होती है, थैलीनुमा और जे शेप की होती है। ठीक है, तो ये वक्ष गुहा में फैली हुई होती है, जे आकार की संरचना होती है, जो 3 भागों में बटी रहती है। मतलब आमाशय, मनुष्य का आमाशय में कितने कक्षक होते हैं भाई? 3 चैम्बर होते हैं। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। आमाशय में वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग होता है इसका कार्डियक, जिसे हम कहते हैं आमाशय का अग्रभाग।
अगला हिस्सा, जस्ट आपका ग्रसनी से जो जुड़ा हुआ भाग रहता है, ग्रसनी फेरेंस या आहार नली, फूड ट्यूब से जो भाग जुड़ा रहता है उसे हम कार्डियक भाग कहते हैं या अग्र भाग कहते हैं। कार्डियक वाला हिस्सा ये होता है हमारा, कार्डियक वाला हिस्सा ना, हृदय के पास वाले हिस्से को कार्डियक पार्ट कहा जाता है। तो आमाशय के 3 भाग हो गए। पहला भाग होता है, सबसे पहला एंट्री वाला जो पार्ट होता है वो अग्रभाग होता है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कार्डियक के नाम से जानते हैं। दूसरा फंडिक होता है, आमाशय का बिल्कुल मध्य वाला भाग, और यही थैलीनुमा, मतलब थैलीनुमा जे आकार का जो भाग होता है वो मध्य भाग होता है, जिसे हम फंडिक भाग कहते हैं, वो ये होता है। ठीक है। और तीसरा भाग होता है पाइलोरिक, जिसे हम कहते हैं पश्च भाग, जो आगे चल करके आपके ड्यूडेनियम या आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, उनसे जुड़ा रहता है। तो मनुष्य का आमाशय 3 चेंबर वाला होता है और मनुष्य के आमाशय की संरचना थैलीनुमा जे आकार की होती है। और इस जे आकार के आमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला एंट्री वाला भाग होता है अग्रभाग, जिसे कार्डियक कहते हैं, मध्य भाग जिसे हम फंडिक कहते हैं, और पश्च भाग जिसे हम पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। आमाशय में आगे अगर हम बात करें आमाशय की, तो 2 प्रकार की ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं। जो हमारा स्टोमक होता है उसमें 2 ग्रंथियां पाई जाती है, फंडिक ग्रंथि पाई जाएंगी और पाइलोरिक ग्रंथि पाई जाती है, जिन्हें हम म्यूकस के नाम से भी जानते हैं। उन्हें हम म्यूकस और दूसरी जठर ग्रंथि कहते हैं। इसमें से सेकंड जो होगी वो कौन सी होगी, आपके जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जठर ग्रंथियों से ही निकलता है जठर रस। इनसे क्या निकलता है, जठर रस। इस जठर रस में, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक रस कहते हैं, इसमें ही भोजन के पाचन हेतु एंजाइम पाए जाते हैं। इस जठर रस में पाए जाते हैं पाचक एंजाइम। ठीक है। तो आमाशय स्टोमक में 2 ग्रंथियां होती हैं। पहली होती है हमारी म्यूकस और दूसरी होती है हमारी जठर ग्रंथि। म्यूकस ग्रंथि और जठर ग्रंथि। म्यूकस ग्रंथि की बात करें तो इसका जो म्यूकस वाला हिस्सा होता है आमाशय का, वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। और म्यूकस की म्यूकोसाओं से, है ना, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से, कौन सी कोशिकाओं से, ऑक्जेंटिक, इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम आया हुआ है, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से HCl का निर्माण होता है या निष्कासन होता है। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से क्या निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो मानव शरीर में पाया जाने वाला अम्ल होता है। मानव शरीर में यही अम्ल पाया जाता है जो सबसे ज्यादा प्रबल स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के पाचन हेतु आमाशय में ये पाया जाता है। और वो कौन सी कोशिकाओं से निकलता है, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से। तो म्यूकस अम्लीय होता है और HCl भी कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसके बाद में हम बात करें जठर ग्रंथि। चलो म्यूकस तो अम्लीय हो गया, जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है, क्या निकलता है भाई, जठर रस। और उसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। जठर ग्रंथियों से देखो, जठर रस जो होता है ना, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, वो निकलता है आपका अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय रस होता है ना, उससे अग्नाशय रस निकलता है। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है और उस जठर रस में, गैस्ट्रिक जूस में, भोजन के पाचन हेतु जरूरी आवश्यक एंजाइम पाए जाते हैं। अब एंजाइम कौन कौन से होंगे, म्यूकस आमाशय की दीवारों से HCl अम्ल के प्रभाव से बचाता है। HCl घातक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल है तो आमाशय की दीवारों में ये अपना हानिकारक प्रभाव दर्शाएगा। तो उस आमाशय की दीवारों को हानिकारक, HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। और म्यूकस कैसा होता है, अम्लीय होता है। दूसरा आपका क्या होता है, जठर रस, जिसमें आपके जरूरी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस जो होता है, इसमें HCl अम्ल पाया जाता है। HCl का निष्कासन कौन सी कोशिकाओं से होता है, वो नाम याद रखना, SSC के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से। HCl का निष्कासन किससे होता है, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से होता है। ठीक है भाई, जो आमाशय में पाई जाती है, आमाशय की दीवारों में ऑक्जेंटिक कोशिका पाई जाती है। जठर रस, उसमें जरूरी पाचक एंजाइम पाए जाएंगे, साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl का पूरा नाम क्या है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
ये HCl में पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो HCl का अम्ल पाया जाता है। HCl को हम पाचक अम्ल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, HCl अम्ल को हम क्या कहते हैं? पाचक अम्ल कहते हैं। प्रश्न आता है एग्जाम में, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो क्या बोलोगे? HCl। मानव शरीर में पाए जाने वाला, भोजन के पाचन हेतु पाया जाने वाला एकमात्र अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है। HCl का उत्पादन कौन सी कोशिकाओं से होता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से होता है। सबसे प्रबल अम्ल है जिसे हम पाचक अम्ल के नाम से जानते हैं, और यह आमाशय में पाया जाता है। इसका जो काम होता है वो भोजन को अम्लीय करना होता है। दूसरा, ये भोजन को कीटाणु मुक्त करने का काम करता है। HCl जो होता है वो ये होता है, जठर रस जो निकलता है उस जठर रस में HCl अम्ल पाया जाता है। उसके अलावा पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। तो जठर रस जो होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, हल्के पीले रंग का होता है। इसका जो pH मान होता है वो कितना होता है? जठर रस का 1.2 होता है। जठर रस का 1.2 होता है। जब HCl का पूछें तो लगभग क्या होगा? 1 होगा। अब वो बात आती है कि भाई एक जो pH होता है HCl का, फिर बात आती है सांद्र और तनु की। तो सांद्र HCl है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र HCl का pH 1 होता है, जबकि जो तनु HCl होता है, उस तनु HCl जिसे हम डाइल्यूट कहते हैं, उसका pH मान 1 से कम होता है, 0.2 के आसपास होता है। ठीक है, लेकिन अब आप यहां कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई गैस्ट्रिक जो जूस होता है इसी में ही HCl जो होता है पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस का pH मान 1.2, तो फिर HCl का pH मान ये नहीं होगा। HCl का pH मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा भाई? 1 होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। HCl का काम क्या है? बात हो गई कि जो गैस्ट्रिक जूस है उससे HCl अम्ल पाया जाएगा, जो कि पाचक अम्ल कहलाता है, जो सबसे प्रबल अम्ल होता है, और मानव शरीर में ये एकमात्र अम्ल होता है जिसकी प्रकृति होती है अम्लीय, और जठरस का pH मान होता है 1.2, जबकि HCl का pH मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, काम क्या है इसके? फंक्शन क्या है? HCl का जो काम होता है, सबसे प्रमुख काम होता है, एक तो ये भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाने का काम कौन करता है? HCl करता है। दूसरा इसका काम होता है भोजन को बैक्टीरिया फ्री करना, कीटाणु मुक्त करना। तो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है, क्योंकि अम्ल है तो अम्ल भोजन को सड़ने से बचाएगा। तो इसके 2 काम हो गए। जब प्रश्न पूछे एग्जाम में कि भोजन को सड़ने से बचाने का काम कौन करता है, तो आपका जवाब होगा HCl करता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ में कुछ हानिकारक बैक्टीरिया तो आती हैं, ऑब्वियसली सी बात है। हम सड़ा गला या ठंडा भोजन खाएंगे तो उसमें अपने आप ही जीवाणु या बैक्टीरिया उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो वो कुछ बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया को देखो, मुंह में बैक्टीरिया को नष्ट करने का जो काम करता है वो आपका एंजाइम करता है, लाइसोजाइम एंजाइम, जो सिर्फ मुंह के बैक्टीरिया को नष्ट करता है, भोजन के बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करता। लेकिन भोजन के बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम जो करता है वो करता है आपका HCl, जो कि आमाशय में पाए जाने वाला एक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसके 2 काम हो गए। एक तो भोजन को सड़ने से बचाने का काम करता है, दूसरा बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। कौन करता है? HCl करता है। और HCl कहां पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाचक अम्ल कहते हैं, जो सबसे प्रबलतम अम्ल, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद हम देखें HCl का और तीसरा जो काम होता है, ये क्या करता है? जो आमाशय में जो एंजाइम होते हैं ना, उनको सक्रिय करने का काम करता है। जो पेप्सिन एंजाइम बनता है ना, तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम, उसको एक्टिवेट करने का जो काम करता है। जो भी एंजाइम होते हैं आमाशय में, उन एंजाइम को एक्टिवेट, सक्रिय करने का काम या एक्टिव करने का जो काम करता है, वो भी कौन करता है? HCl ही करता है। तो ये HCl के थे 3 प्रमुख कार्य। उसके बाद में देखें कि भाई जठर रस में HCl पाया जाता है, जो कि एक अम्ल है। अब एंजाइम कौन कौन से होते हैं? बहुत अच्छी बात है। एंजाइम कौन कौन से पाए जाएंगे? किसमें? आमाशय में। आमाशय में भोजन के पाचन हेतु जो एंजाइम पाए जाते हैं, उनमें प्रमुख जो एंजाइम है वो है आपका पेप्सिन। कौन सा है? पेप्सिन। और एक और पाया जाता है रेनिन,
ये दो प्रमुख एंजाइम जो होते हैं वो आमाशय में निष्कासित होने वाले जठर रस गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जठर रस होता है, इसमें भोजन के पाचन हेतु दो प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन का पाचन करके उसको पॉलीपेप्टाइड्स में बदलने का काम, मतलब प्रोटीन का पाचन करेगा और प्रोटीन का जब पाचन होगा तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का जो काम करेगा वो कौन सा एंजाइम करेगा भाई? पेप्सिन। कौन सा करेगा? पेप्सिन एंजाइम करेगा। ठीक है भाई, करवा दे पेप्सिन से। तो ये काम जो करेगा वो कौन करेगा? पेप्सिन एंजाइम। तो प्रोटीन का पाचन करेगा और प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। याद रखिएगा, पेप्सिन एंजाइम। और इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट, सक्रिय कौन करता है? HCl करता है। HCl के 3 काम थे ना, एक तो भोजन को सड़ने से बचाना, दूसरा भोजन को बैक्टीरिया फ्री करना, तीसरा काम था आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम्स को सक्रिय करना, एक्टिवेट करना। तो सक्रिय और एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? ये वाला एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करता है। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन। इसका मतलब सबसे पहले मुख में, मुंह में, है ना, या मुख में बकल कैविटी वाले हिस्से में पाचन होता है सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और उसमें भोजन में मिल जाती है लार, और लार मिला हुआ जो भोजन होता है ना, लसलसा भोजन, उस लसलसे भोजन में जब लार मिल जाती है तो उस लसलसे भोजन को हम क्या कहते हैं? याद है आपको? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ठीक है, अब यहां आमाशय में पहुंच चुका भोजन, तो आमाशय में भोजन का पाचन शुरू हो गया है और पेप्सिन एंजाइम उस भोजन के प्रोटीन का पाचन होगा। मतलब जब प्रश्न आए कि भाई पाचन तंत्र में प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्वप्रथम जो पाचन होता है प्रोटीन का, वो कहां होता है? आमाशय में होता है। कहां होता है भाई? आमाशय में होता है। और सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन करता है। और ये प्रोटीन को पाचन करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को पाचन करके उसको किस में बदल देगा? पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। क्योंकि प्रोटीन जो होती है ना भैया, वो प्रोटीन जो होती है वो एमिनो अम्लों का होती है बहुलक। जो अमीनो अम्ल होते हैं ना, एमिनो एसिड्स होते हैं, कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। 20 प्रकार के एमिनो अम्लों का ये होती है बहुलक, पॉलीमर होती है। और ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल आपस में पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। पॉलीपेप्टाइड बंध होता है, उस पेप्टाइड बंध से आपस में एमिनो अम्ल जुड़ते हैं और फिर एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। 20 प्रकार के, जिसमें आधे आपके आवश्यक होते हैं और आधे अनावश्यक होते हैं, जरूरी और गैर जरूरी, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल्स। तो इन 20 प्रकार के आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्लों से मिलकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का जब पाचन होगा तो ये पॉलीपेप्टाइड्स में बदलेंगे और किस में बदलेंगे? एमिनो अम्ल में बदलते हैं। लेकिन इसको पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। या सबसे पहले प्रोटीन का पाचन जो होता है वो कहां होता है? आमाशय में। कौन से एंजाइम के थ्रू होता है? पेप्सिन एंजाइम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है भाई? पेप्सिन के थ्रू होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है ना आमाशय में, जठर रस में, वो होता है आपका रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध की प्रोटीन का ही पाचन करेगा। दूध में पाई जाती है भैया केसीन प्रोटीन। दूध की केसीन प्रोटीन को ये पाचन करेगा और केसीन को कैल्शियम पैरा केसीनेट में अर्थात दही में बदलने का काम कौन करता है? रेनिन एंजाइम। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दूध को दही में बदलना, है ना, दूध को दही में बदलना, एक तो होता है दूध का दही में परिवर्तन। तो दूध को दही में बदलना का जो काम जो एंजाइम करता है, दूध को दही में बदलने का काम जो एंजाइम करता है, वो एंजाइम करता है भाई लैक्टेज एंजाइम। कौन सा होता है वो? लैक्टेज एंजाइम करता है। लेकिन जब प्रश्न इस तरीके से है, दूध को दही में स्कंदित, दूध को दही में स्कंदित करने का काम, दही में स्कंदित करने का जो कार्य करता है
वो करता है रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम करता है भाई? रेनिन एंजाइम करता है। दूध को दही में स्कंदित करने। अच्छा, ये स्कंदित और दही में परिवर्तन में फर्क है। देखो, दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा, और उस लैक्टोज शर्करा को, दूध को लैक्टिक अम्ल में अर्थात दही में बदलने का काम करता है एक तो लैक्टेज एंजाइम, दूसरा एक आपका जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, किण्वन की क्रिया के थ्रू। लेकिन दूध को दही में स्कंदित, स्कंदन और दही जमना दोनों अलग अलग है। स्कंदन का मतलब, जैसा आपने देखा होगा कि अगर आप दूध पी लिए हैं और 5 मिनट बाद आपको उल्टियां हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो बाहर जब निकलता है वो जस्ट अभी 2 मिनट पहले पिया ही था, या 1 मिनट पहले आपने दूध पिया, ये दूध पीते ही अगर आपने उल्टियां कर दी हैं तो बाहर दूध हमेशा फटा फटा टुकड़े टुकड़ों में निकलता है ना। कभी भी दूध फॉर्मेट में, साबुत दूध फॉर्मेट में एकदम लिक्विड की तरह निकलेगा, ऐसा लगेगा जैसे दही की तरह फटा फटा वो निकलता है। तो वो दूध की तरह दही में स्कंदित होना, स्कंदन होने एक अलग चीज है। दही में परिवर्तन, तो दही के क्या बनते हैं? लच्छे बनते हैं। दही के क्या बनते हैं? लच्छे बनते हैं। तो वो तो गया दूध का दही में जमना, या दूध को दही में बदलने का काम करता है लैक्टेज एंजाइम। लेकिन दूध को दही में स्कंदित करने का जो काम करता है वो कौन करता है? रेनिन एंजाइम। इसमें आप ये जो स्कंदन में और दही जमने में आप सामान्य तौर पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप इसको बोलते हैं कोगुलेशन, इंग्लिश में कोगुलेशन बोलते हैं, और उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो दूध का दही में परिवर्तन करने का काम करता है लैक्टेज एंजाइम, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जबकि दूध को दही में स्कंदित करने का जो काम करता है वो कौन करता है? रेनिन एंजाइम। क्योंकि भाई हमारे पेट में दही थोड़ी जमेगा है। अगर आपको दही खाना है तो फिर आप 8 घंटे इंतजार थोड़ी करेंगे, दूध पी लीजिए, आमाशय में वापस उसकी वॉमिटिंग कर दीजिए, बाहर दही के लच्छे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो दूध को दही में स्कंदित करने का जो काम करता है वो करता है रेनिन एंजाइम। और जरूरी बात, गाय के दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, कैरोटीन नामक प्रोटीन, जिसकी वजह से गाय का दूध का रंग क्या होता है? पीला। इसी के ऊपर प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, भैंस का दूध या दूध का रंग श्वेत सफेद किसकी वजह से होता है? केसिन नामक प्रोटीन की वजह से। केसिन प्रोटीन अगर दूध में होगी तो वो दूध सफेद रंग का होगा, और अगर दूध में आपकी क्रेटीन प्रोटीन होगी तो दूध पीले रंग का होगा। तो गाय के दूध में पीलापन इसी वजह से होता है, और गाय के दूध में विटामिन डी भी पाया जाता है। पीलापन भी होता है उसमें, और विटामिन डी भी अच्छा होता है। तो केसिन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग सफेद होगा। प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जा चुका है। दूध का रंग श्वेत या धवल किसकी वजह से होता है? केसिन प्रोटीन की वजह से। दूध का रंग पीला किसकी वजह से होता है? कैरोटीन प्रोटीन की वजह से होता है। नाम याद रखिएगा, किस प्रोटीन की वजह से? कैरोटीन प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम दूध को दही में बदलने का काम करता है। ये दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन का पाचन करेगा, और केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट अर्थात दही में स्कंदित करने का काम कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। और केसिन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। दूध का रंग श्वेत होता है, व्हाइट होता है। और दूध का रंग पीला जो होगा, पीला रंग, वो किसकी वजह से होगा? वो होगा क्रेटीन प्रोटीन की वजह से। कौन सी प्रोटीन? क्रेटीन प्रोटीन की वजह से। क्रेटीन प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा क्रेटीन और बीटा क्रेटीन। तो जो आपके मकड़ियों के जाले होते हैं वो अल्फा क्रेटीन, बीटा क्रेटीन के होते हैं। बाकी आपके जो बाल है, नाखून है, चोंच है, सींग है, खुर है, पंजे हैं, ऊन है, ये सब की सब आपकी अल्फा क्रेटीन प्रोटीन से बनी होती है। तो क्रेटीन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग पीला, और केसिन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग सफेद। और केवल दूध की केसिन प्रोटीन का पाचन करेगा रेनिन। अच्छा, प्रोटीन का पाचन तो ये भी कर चुका है, तो फिर रेनिन एंजाइम की क्या जरूरत है? ये रेनिन एंजाइम जो होता है भाई, ये तो आपकी किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटीन का पाचन कर सकता है, जैसे आपकी दालों से प्राप्त प्रोटीन का पाचन कर सकता है, या हरी सब्जियों या किसी और आपके ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, सूखे मेवे जो होते हैं, उनसे जो प्रोटीन मिलेगी उसका पाचन करेगा, या किसी और जो सोर्स होगा प्रोटीन का, जैसे लाइक एज पनीर, अंडा। अंडे में सबसे अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन। याद रखिए, सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी की जो प्रोटीन होती है वो किस में होती है? अंडे में होती है, जो एल्बुमिन होती है। तो ये रेनिन एंजाइम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ दूध की जो मिल्क प्रोटीन होती है उस मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कौन? रेनिन एंजाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपके जठर रस में पाए जाने वाले 2 पाचक एंजाइम होते हैं जो आमाशय में पाए जाते हैं। पेप्सिन जो किसी भी प्रकार के प्रोटीन का पाचन करेगा और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलने का काम करेगा। रेनिन एंजाइम जो होगा केवल दूध की केसिन प्रोटीन का पाचन करेगा और उसे कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का काम करता है।
रेनिन जो एंजाइम होता है वो शिशु में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, अर्थात ये बड़ों में नहीं पाया जाता, क्योंकि ज्यादातर बच्चों में जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक या 12 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पीते, दूध का सेवन करते हैं। वो चाहे माँ का दूध हो सकता है या फिर गाय भैंस का दूध हो सकता है, केवल उस दूध का सेवन करते हैं, वो कोई और भोजन ग्रहण नहीं करते। तो अब उनका दूध का पाचन करने के लिए उनके शरीर में, उनके आमाशय में ये एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम। तो जब प्रश्न आए कि भाई शिशुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है केसिन प्रोटीन के पाचन हेतु, तो वो रेनिन। इसका मतलब केसिन प्रोटीन का पाचन सिर्फ बच्चों में होगा, बड़ों में नहीं होता है। तो रेनिन एंजाइम जो होता है वो शिशुओं में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। केसिन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। केसिन क्या है? एक प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है, जिसकी वजह से दूध का रंग सफेद होता है। क्लियर है? तो चलिए, आमाशय में आपका HCl निष्कासित होता है। HCl के 3 काम थे, और फिर आमाशय में आपके 2 पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। दोनों ही प्रोटीन का पाचन करेंगे। रेनिन सिर्फ और सिर्फ दूध के केसिन प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ शिशुओं में ही पाया जाता है। वयस्कों में रेनिन एंजाइम नहीं बनता है। और फिर एंजाइम जो पाया जाता है आमाशय में, वो पाया जाता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम का काम होता है वसा का पाचन करना, और वसा को ये बदलता है वसीय अम्ल में ग्लिसरॉल के अणुओं में, क्योंकि वसा का जो निर्माण होता है वो वसीय अम्ल फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो इनसे होता है। तो वसा बनी किससे भैया? वसा किससे बनी है? वसा बनी है आपके वसीय अम्ल फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के अणुओं से, है ना, ग्लिसरॉल। तो इनसे मिलकर वसा बनी है, इन दोनों से वसा बनी है। तो जब वसा का पाचन होगा तो वसा वापस इन्हीं में टूटेगी। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल इन दोनों से जुड़ करके बनी है आपकी वसा, फैट्स जिसे हम लिपिड कहते हैं। जब इसका डाइजेशन होगा तो ये वापस इन्हीं में टूट जाएगी। ठीक है? तो लेकिन इसके पाचन के लिए एंजाइम जो पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। वसा के पाचन हेतु लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, और ये वसा का जब पाचन करेगा तो ये वसा को एक तो वसीय अम्ल, दूसरा ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। ठीक है? आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रारंभ हो जाता है, जबकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। इसका मतलब आमाशय में प्रोटीन और वसा का पाचन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन है तो कोई भी एंजाइम आमाशय में नहीं पाया जाता है। ठीक है? और आमाशय में जब भोजन पच जाता है तो आमाशय में पचित भोजन, जैसे आपके लार मिल जाती है तो लसलसे भोजन को हम कहते हैं बोलस, मुख में पचे भोजन को हम कहते हैं बोलस। तो आमाशय में पचे भोजन को हम क्या कहते हैं? काइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काइम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई दोनों। जब भोजन में लार मिल जाती है तो भोजन लसलसा हो जाता है, उस लसलसे भोजन को हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। और आमाशय में जब भोजन का पाचन होता है तो आमाशय से बाहर निकले हुए पचित भोजन को क्या कहा जाता है? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? काइम के नाम से जानते हैं। ठीक है? आमाशय की संरचना थैलीनुमा होती है, जे आकार का होता है। थैलीनुमा, आगे देखो वही बात जो स्टार्टिंग में बताई थी, थैलीनुमा और जे आकार का होता है। प्रोटीन का सबसे ज्यादा पाचन का होता है आमाशय। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रोटीन का सबसे पहले पाचन आमाशय में। प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहां होती है? आमाशय में होती है। जबकि भोजन के कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुख गुहा में, बकल कैविटी में। या भोजन का सबसे पहला घटक का पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है। कौन सा होता है वो? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन प्रोटीन का पाचन सबसे पहले आमाशय में होता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का पाचन भी कहाँ होता है? आमाशय में। तो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है, याद रखिएगा। अब देखो 2-3 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं कि भाई भोजन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? बकल कैविटी, मुख गुहा में। सबसे पहले भोजन के किस पोषक तत्व का या किस घटक का पाचन होता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि मुख गुहा में होती है आपकी जीभ, और जीभ पर पाई जाती है लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथियों से निकलती है रोजाना लगभग 1.5 लीटर लार, और उस लार में पाया जाता है आपका टाइलिन एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, आमाशय में प्रोटीन का पाचन हो सकता है, आमाशय में और वसा का पाचन हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पाचन होता है प्रोटीन का वो कहां होता है? आमाशय में ही होता है। बाकी जगह भी होता है प्रोटीन का पाचन, लेकिन आमाशय में सबसे ज्यादा पाचन होता है। आमाशय में अगर हम बात करें प्रोटीन के पाचन की, तो आमाशय में पाचन हेतु जठर रस पाए जाते हैं जो एंजाइम का स्रावण करते हैं। मतलब आमाशय में जठर रस निकलते हैं, और उन जठर रस में से क्या पाया जाता है? एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि आपने देखे पेप्सिन रेनिन एंजाइम थे,
और लाइपेज एंजाइम थे। 3 एंजाइम हो गए। आमाशय में पचित भोजन आ गया, देखो वही बात बहुत इंपॉर्टेंट। आमाशय में पचित भोजन को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, काइम के नाम से जानते हैं। जब भोजन में लार मिल जाती है तो भोजन हो जाता है लसलसा, उस लसलसे भोजन को हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। लेकिन आमाशय में से भोजन का जब पाचन हुआ है, पाचन होने के बाद वो आमाशय से बाहर निकलता है, आगे की ओर जाता है, आगे पाचन होने के लिए जाता है, तो उस आमाशय में जो पचित भोजन होता है, डाइजेस्ट जो आपका फूड होगा, उस आमाशय में पचे हुए भोजन को हम काइम के नाम से जानते हैं। भाई नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काइम के नाम से जानते हैं। इसमें से प्रश्न ही यही बनता है, आमाशय की संरचना कैसी होती है, आमाशय में पचित भोजन को क्या कहते हैं, आमाशय में एकमात्र कौन सा अम्ल पाया जाता है, आमाशय में प्रोटीन के पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है, आमाशय में वसा के पाचन हेतु कौन सा एंजाइम पाया जाता है, HCl का निष्कासन आमाशय की कौन सी दीवारों से होता है, आमाशय की कौन सी कोशिकाओं से होता है, आमाशय की दीवारों को HCl के हानिकारक प्रभाव से कौन बचाता है। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। तो आमाशय में पचित भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम, रेनिन जो सिर्फ दूध की केसिन प्रोटीन का पाचन करेगा और दूध को दही में स्कंदित करने का काम करता है। दूसरा पेप्सिन जो आपके किसी भी प्रकार की प्रोटीन का पाचन करेगा, और पेप्सिन जब प्रोटीन का पाचन करेगा तो उसको किस में बदलेगा? पॉलीपेप्टाइड्स में। तीसरा आपका होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl पाया जाता है, जो भोजन को सड़ने से बचाने का काम करता है, भोजन को बैक्टीरिया फ्री करने का काम करता है। और जो ये जो एंजाइम होता है ना पेप्सिन, ये निष्क्रिय एंजाइम होता है, इसको सक्रिय करने का जो काम करता है ना, एक्टिवेट करने का काम, वो कौन करता है? HCl करता है। जब प्रश्न है एग्जाम में, आमाशय में एंजाइमों को सक्रिय करने का काम या एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? HCl करता है। HCl की उपस्थिति में ही वो एंजाइम क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। आमाशय में भोजन जो होता है वो लगभग 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है। लगभग 3 से 4 घंटे तक आमाशय में भोजन पड़ा रहता है। लगभग 3 से 4 घंटे रहने के बाद भोजन फिर आगे वाली छोटी आंत और बड़ी आंत वाले हिस्से में जाता है। आमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं, आगे देखो वही बात, आमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा HCl का निष्कासन होता है। HCl का निष्कासन कौन सी कोशिकाओं से होता है भाई? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से, ऑक्जेंटिक जो सेल्स होती हैं उन ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से बेटा HCl का क्या होता है? निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है भाई? HCl का निष्कासन होता है। किन से? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से। ठीक है भाई, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से इसका निष्कासन होता है। आगे बढ़ते हम। इसके बाद में हम देखते हैं आमाशय में जो भोजन पचा 3 से 4 घंटे रुका तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। पेप्सिन ही उसको पॉलीपेप्टाइड्स में या पेप्टोन में बदलने का काम करता है। आमाशय की दीवारों पर श्लेष्मा कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है आमाशय की दीवारों में। श्लेष्मा मतलब म्यूकस का समूह पाया जाता है जो लगातार आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का काम करता है। तो श्लेष्मा कोशिकाओं का मतलब क्या हो गया? म्यूकस से हो गया। अगर आपसे पूछे यहाँ श्लेष्मा कोशिकाएं क्या हैं तो वो क्या है? आपकी म्यूकस है। जैसे आमाशय को HCl के हानिकारक प्रभाव से कौन बचाता है? म्यूकस बचाता है। म्यूकस कैसा होता है भाई? अम्लीय होता है। तो आमाशय की दीवारों में श्लेष्मा कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। श्लेष्मा कोशिकाओं का समूह का मतलब म्यूकस पाया जाता है जो HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में कि भाई आमाशय की दीवारों को HCl के दुष्प्रभाव से बचाने का काम कौन करता है? म्यूकस या श्लेष्मा कोशिकाएं जो आमाशय की दीवारों में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये था हमारा पाचन तंत्र का, आहार नाल का जो भाग था आमाशय, जिसमें भोजन का वसा का पाचन होता है, जिसमें भोजन का प्रोटीन का पाचन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता और प्रोटीन का सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है? आमाशय में होता है। आमाशय की संरचना एक थैलीनुमा जे आकार की होती है जिसमें पचित भोजन कायम कहलाता है, जिसमें HCl एक मात्र में पाया जाता है और पेप्सिन और रेनिन जैसे एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। आमाशय के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। आमाशय से जस्ट अगला जो भाग जुड़ा रहता है वो होता है आपका लीवर, क्योंकि आमाशय के बाद जैसे ही भोजन आगे जाएगा, पक्वाशय की तरफ जाएगा, उनमें जाएगा तो इसमें बीच में उसके रास्ते में 2 ग्रंथियां पड़ेंगी, लीवर और अग्नाशय ग्रंथि। वहां पर भी जो अग्नाशय ग्रंथि होगी उससे अग्नाशय रस निकलता है, पैनक्रेजिक जो जूस निकलता है, लीवर से जो आपका पित्त रस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, तो उनका अपना एक योगदान है भोजन के पाचन में।
तो आमाशय के बाद में हम चर्चा करेंगे लीवर की। किसकी चर्चा करेंगे? लीवर की करेंगे।